जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वे आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी विश्व की स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। चित्र 6.1 में जनगणना। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना यानी जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उस समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। जनसंख्या शेष विश्व की 82.5% और भारत का 17.5% जनसंख्या है। क्षेत्रफल शेष विश्व का 97.6% और भारत का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में ही निवास करते हैं। जैसे ये राज्य हैं,
ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। ज्ञात कीजिए भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किमी है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाया गया है। ये जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दर्शाया गया है। जनसंख्या वितरण मध्य प्रदेश में 6%, तमिलनाडु में 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, आसाम 3%, पंजाब 2%, छत्तीसगढ़ 2%, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, जम्मू और कश्मीर 1%, उत्तर प्रदेश 1%, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2%, उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 9%, आंध्र प्रदेश 7% दर्शाया गया है। जनसंख्या की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन व दीव, दादर और नागर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इधर अंडमान और निकोबार भारत में है। व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ग्रीन वाले 250 से कम, उसके बाद हल्का येलो वाले जो पैरेट कलर 251 से 500 और येलो वाले बिल्कुल 501 से 750, बिल्कुल येलो वाला 751 से 1000 और लाल वाला 1001 से अधिक। भारत जनगणना घनत्व 2011 भारत की जनगणना 2011 में की गई थी। नोट: आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। फिर से 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। क्रियाकलाप चित्र 6.3 का अध्ययन 2.4 और चित्र 4.7 से करें। इन मानचित्रों के बीच आप क्या कोई संबंध नजर आता है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीली भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिकांश जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। 3 राज्यों के नाम बताइए। और जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि एवं दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा।
प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे ये प्रतिवर्ष वृद्धि दर 1951 से 1961 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 22 यानी 21.64 से 24.8% यानी 61 से 71 में हो गई। अब 61 से 71 से 81 में ये 26.66 हो गई। फिर से 81 से 91 में 23.87 हो गई। फिर से 91 से 1 तक 21.54 और 1 से 11 में 17.64 होगी। भारत जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के दौरान जनसंख्या लाखों में 1901 में 238.40 लाख था। फिर से 1911 में 252.09, फिर से 21 में 251.32, फिर से 31 में 278.98, फिर से 41 में 318.66, फिर से 91 में 361.09, फिर से 1961 में 439.23, फिर से 71 में 548.16, फिर से 1981 में 683.33, फिर से 1991 में 846.42, फिर से 2001 में 1028.74, 2011 में 1210.19 हो गई। भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011 तक जनसंख्या 10 लाख में प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि। इस वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 हो गई। सारणी 6.1 भारत की जनसंख्या की वृद्धि का परिणाम एवं दर वर्ष कुल जनसंख्या 10 लाख में एक दशक के सापेक्ष वृद्धि लाख में वार्षिक दर वृद्धि दर प्रतिशत 1991 में 361 थी। अगर 42.43% 1.25 वृद्धि 1961 में 439.2 यानी 78.15% हो गई। तो 1.96 वृद्धि 1971 में 548.2 तो 108.92 2.20 1981 में 683.3 1935 में 135.17 2.35 1991 में 846.40 163.09 2.16 वृद्धि हुई। 2001 में 1028.7 182.32 यानी 1.97 वृद्धि हुई। से 2011 में 1210.6 181.4 1.64 का वृद्धि हुई। सारणी 1.6 एवं चित्र 6.4 व 6.4 वो दर्शाता है कि 1951 से 81 तक की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। सारणी 1.6 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 एकड़
करोड़ जनसंख्या के में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है एवं वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर भी गिरावट आने शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रियाकलाप मानचित्र एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाए। ये प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुष्प प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि उम्र एवं लिंग की दृष्टि से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में 2000 बढ़कर 31.80% हो गई। यह दशक 2001 से 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। आयु संरचना किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती हैं। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्धि 59 वर्ष से अधिक ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भारत उम्र संरचना वयस्क का 58.7%, वृद्ध 6.9%, बच्चे 34.4%। भारत उम्र संरचना ये आपका पाई चार्ट बना हुआ है। बच्चों और वृद्धों
का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह को उत्पादन नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन 3 समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया। क्रियाकलाप: आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चे को जानते हैं जो कि घरेलू सहायकों एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं? आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं? आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? लिंग अनुपात: प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। भारत सारणी 6.2 में लिंग अनुपात 1951 से 2011 तक जनगणना और लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 929, 1991 के बाद 2001 में 933, 2011 में 943। क्या आप जानते हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 में 866 तथा हरियाणा में 1000 पर 877 है। इसी प्रकार विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, ज्ञात कीजिए कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों? साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों को इस प्रकार का अंतर क्यों है? व्यावसायिक संरचना: आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्य, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी की जिसमें कृषि, पशुपालक, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के नियंत्रण प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2011 में 67.9 वर्ष हो गई। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है।
महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए भी स्वास्थ्य का स्तर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक ऊंची जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के कर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जमींदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजन प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोरियों को पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इन नीतियों में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों उनसे किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनके उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीदारी के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानून को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करता है। अभ्यास प्रश्न परियोजनाएं आप बना के कर सकते हैं। एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थी की परियोजनाओं, परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हो। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को जनसंख्या में प्रतिशत संग्रहित कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। शब्दावली अवदाब ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैल अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैल वे शैल जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जमे जाने से बनती हैं। आधार जनसंख्या एक दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या आश्रित अनुपात आश्रित आयु 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक तथा आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से
59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात। आंतरिक अपवाह एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरना आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्च धरातल तथा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चवच कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग करता है। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसे व्यक्ति को 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होती है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसा एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या का आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना कीजिए। इस वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिलाकण वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना भू समतल भाग। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जीओम एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील एक जल राशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन या युवा पर्वत के भूपटल के नवीनतम दौर से बने मोड़दार या अवलित पर्वत जैसे हिमालय, अल्प्स, एडीज तथा राकी पर्वत। निम्नजन जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार विस्तृत ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाला हो। पर्यावरण वह परिवेश तथा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती हो और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढाल वाला होता है। पशु पक्षी किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा प्रवसन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास इमिग्रेशन कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो उसे उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें उनकी सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय भारत का मानक मध्यमान रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का स्थानीय समय भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भूगर्भिक पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल के भू आकृति में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
भूगर्भीय प्लेट प्रॉपर्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नति भू प्रॉपर्टी में वृत्त गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहितों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर प्रति 1000 पर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून एक बड़े क्षेत्रों में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिसे ऋतु या वर्षा में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मिलियन प्लस सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र रूपांतरित या कायांतरित शैल पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैल। लिंगानुपात भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाणुओं के कारण बनती है। वनस्पति किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पेड़ पौधे का आवरण। वलय पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र के शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थल मंडल प्लेटो ध्रुवता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अर्ध स्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता हो। हिमानीय बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है।